हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी डायलॉग्स में। ये हमारी डेली करंट अफेयर की सीरीज़ है। यहाँ पर हम लोग चुनिंदा 8 MCQs को डिस्कस करते हैं जो कि इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर से बनाए जाते हैं, और साथ में इनके जो भी इम्पॉर्टेंट स्टैटिक जीके होता है, इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स होता है, वो भी हम लोग डिस्कस करते हुए चलते हैं। आज की वीडियो में हम लोग 26, 27 और 28 जून के जो भी इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर रहे हैं, न्यूज़ रहे हैं, उनसे जो इम्पॉर्टेंट MCQ बनते हैं आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। हमारी जो सीरीज़ है ये हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों ही बच्चों के लिए है, तो दोनों बच्चे इसको ज्वाइन कर सकते हैं। और आपको इस वीडियो से फ़ायदा ये होता है, अगर आप इस सीरीज़ को फॉलो करते हैं तो आपको ये पता पड़ जाता है कि किस तरीके से न्यूज़ से, करंट अफेयर से आपके एग्ज़ाम में एग्ज़ामिनर क्वेश्चन बना के दे सकता है। तो ये वीडियो हमारी बहुत इंटरेक्टिव रहने वाली है, सेशन बहुत इम्पॉर्टेंट है, तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें, बीच में स्किप ना करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है कि नाटोस नेक्स्ट चीफ विल बी। यहाँ बोला है कि नाटो के अगले प्रमुख किसे नियुक्त करा गया है। ठीक है, यहाँ पूछा है कि नाटो का अगला प्रमुख कौन होगा। क्या वो मार्क रूटे होंगे, व्लादिमीर होंगे, जेलेंस्की होंगे या फिर स्टोलनबर्ग होंगे। तो इसका सही आंसर है कि मार्क रूटे को, ठीक है, मार्क रूटे को नाटो का अगला चीफ बनाया गया है। ठीक है, अब अभी जो है, अभी फ़िलहाल अगर हम करंट की बात करें तो अभी हैं स्टोलनबर्ग, जो कि अक्टूबर में इनका जो कार्यकाल है वो ख़त्म हो जाएगा। ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो गया। अब यहाँ पे नाटो की बात हुई है तो हमें नाटो के बारे में कुछ पता होना चाहिए। तो नाटो के अगर बारे में बोलें तो जो नाटो है, ठीक है, आपको सबको पता है, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन है, जिसको कि 1949 में, ठीक है, अप्रैल 1949 में इसको एस्टेब्लिश करा गया था। और कौन सी ट्रीटी के अंदर करा गया था? वो थी आपकी वॉशिंगटन ट्रीटी। ठीक है, वॉशिंगटन ट्रीटी के अंदर इसको बनाया गया था। अगर करंटली बात करें, अभी फ़िलहाल बात करें, तो इस नाटो के अंदर 32 मेंबर हैं, मतलब 32 देश नाटो के मेंबर हैं। अगर इसके हेडक्वार्टर की बात अगर हम करें तो इसका हेडक्वार्टर वो है आपका ब्रुसेल में। ठीक है, ब्रुसेल कहाँ है? ब्रुसेल है बेल्जियम में। ठीक है, ये इसके इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। और सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है नाटो का आर्टिकल 5। ठीक है, नाटो का आर्टिकल 5 जो है वो ज़्यादातर न्यूज़ में ही रहता है। वो ये बोलता है कि अगर नाटो का कोई भी देश अगर मेंबर है, ठीक है, अगर इसने नाटो का कोई मेंबर पर अगर किसी और देश ने, दूसरे इंसान ने, अनदर पर्सन ने अगर इस पर अटैक करा, तो नाटो के जितने भी मेंबर हैं वो इस देश के साथ खड़े होकर इस वाले देश में जो कि अटैक कर रहा है, इस वाले देश को उस पर अटैक करेगा, मिलकर अटैक करेंगे। ठीक है, मतलब ये हुआ कि अगर नाटो के 32 मेंबर में से अगर एक मेंबर पर किसी बाहर के देश ने, जो इस नाटो का मेंबर नहीं है, उस पर अटैक करा, तो ये सारे 32 के 32 मेंबर उस मेंबर को, जो बाहर का देश जो अटैक कर रहा है, उन सब पर अटैक करेंगे। तो ये हो गया हमारा आर्टिकल 5। अगर आर्टिकल 5 के बारे में बात करें तो आर्टिकल 5 जो है वो केवल एक ही बार यूज़ हुआ है। 12 सितंबर 2001 में ये आर्टिकल 5 यूज़ हुआ था, जब 9/11 का अटैक हुआ था USA में। ठीक है, तो इम्पॉर्टेंट थे सारे के सारे पॉइंट्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में जाने से पहले जो बच्चे हमारे चैनल पर नए हैं उनको मैं ये बता दूं कि हमारे चैनल पर बहुत सारी सीरीज़ और भी चलाई जा रही हैं। ठीक है, जैसे कि पहली सीरीज़ है GS MCQs की, जो कि मैं आपको पढ़ा रही हूँ, ये वही सीरीज़ है। फिर है हमारी पॉलिटी MCQs की, जहाँ पर कि हम लोग 10 MCQs को डिस्कस करते हैं राज्य व्यवस्था के, और इसके लिए हमने बहुत सारी वीडियो पहले ही बना रखी हैं, आप जाके इनको देख सकते हैं। फिर तीसरी सीरीज़ है हमारी NCERT की। NCERT को हम लोगों ने 2 सीरीज़ में बांट रखा है। तो पहले हम लोग क्या करते हैं, पहले हम लोग डिटेल एनालिसिस पढ़ाते हैं, चैप्टर वाइज पढ़ाते हैं, और साथ में आपको नोट्स भी प्रोवाइड करवाते हैं। आपको नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं होती है। फिर इस चैप्टर से जो भी इंपॉर्टेंट MCQs बनते हैं उसको हम अलग वीडियो में लेकर आते हैं। हम लोग अभी ज्योग्राफी चला रहे हैं, मतलब कि भूगोल हम चला रहे हैं। हमारी क्लास 6, 7 और 8 कंप्लीट हो चुकी है, उसके MCQ भी कंप्लीट हो चुके हैं और चैप्टर वाइज भी कंप्लीट हो चुका है, आप जाके देख सकते हैं। और जो NCERT जो सीरीज़ है हमारी, वो एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसका कोई भी आपसे पैसा नहीं लिया जाता है। बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस हैं, यूट्यूब चैनल्स हैं जो कि NCERT करवाने के लिए आपसे पैसा लेते हैं, लेकिन हमारे चैनल पर ये सीरीज़ एकदम फ्री है। फिर है हमारी ट्रिक्स की वीडियो। ट्रिक्स में हम लोग क्या करते हैं, 5 MCQs लेते हैं और उनको ट्रिक्स से, जिससे कि ईजी तरीके से आपको MCQ कवर हो जाए, उससे करवाते हैं। हमारी
करंट अफेयर मंथली मैगजीन हम लोग निकालते हैं, ये भी हमारी सीरीज़ है। हम लोग क्या करते हैं कि पिछले महीने के जो भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर रहते हैं उनको कंपाइल करके, वन लाइनर में कंपाइल करके मैगजीन में निकाल देते हैं। जैसे कि हम लोगों ने मई मंथ की निकाल रखी है, केवल 61 लाइनर में मई महीना का पूरा हम लोगों ने कंप्लीट कराया है। फिर है मेंस के टॉपिक्स, ठीक है। जो बच्चे मेंस की तैयारी शुरू से करते हैं उनके लिए भी हम लोग रिलेवेंट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स रेगुलर लेके आते रहते हैं। और अगर आप हमारे चैनल की कम्युनिटी में जाओगे, ठीक है, चैनल की कम्युनिटी में जाओगे तो वहाँ पर हम लोग आपके प्रैक्टिस के लिए रेगुलर क्वेश्चन डालते हैं, जिससे कि आपकी प्रैक्टिस हो सके। और सारी की सारी जो भी सीरीज़ है हमारे चैनल पर वो हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों ही बच्चों के लिए है, तो दोनों बच्चे इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। और सारी सीरीज़ फ्री हैं, इसका कोई भी कॉस्ट नहीं लिया जाता है, ठीक है। तो हमारे चैनल में जाइए और चैनल को सब्सक्राइब करिए और इसका फ़ायदा उठाइए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री रिसेंटली सक्सेसफुली ब्रॉट बैक फर्स्ट मून सैंपल कलेक्टेड फ्रॉम इट्स फार साइड, ठीक है। यहाँ पर पूछा है कि निम्नलिखित में से किस देश ने पहली बारी में ही चंद्रमा के सुदूर हिस्से से नमूने एकत्र करने में सफलता प्राप्त करी है, ठीक है। क्या वो यूएसए है, जापान है, चाइना है या फिर भारत है। यहाँ पर क्या बोला है कि चांद पे से, ठीक है। तो इसका आंसर पहले देख लेते हैं। इसका आंसर है चाइना। कि जो चीन है उसने क्या करा है कि चीन ने अपना एक जो भेजा है, ठीक है, एक मिशन भेजा था, या वही मिशन चांद पर पहुंचा है। चांद पर पहुंच के चांद के जो भी सैंपल्स हैं, ठीक है, कोई मिट्टी धूल, उनको कलेक्ट करके वापस वो चाइना लेकर आया है। तो ये बहुत बड़ी बात है, ठीक है। तो उसके जो मिशन का नाम था, उसका मिशन का नाम है चैंगई 6। आपसे पूछा जा सकता है कि अभी फ़िलहाल कौन सा देश ने चांद से, चंद्रमा के हिस्सों से नमूने एकत्र करे हैं, तो वो है चैंग 6 मिशन का नाम था और साथ में चाइना ने करा है। अब अगर हम बात करें, ये जो चाइना का ये एक 6th मिशन था, ठीक है, 6वां मिशन था। इससे पहले वो 5 मिशन और भेज चुका है चांद पर, ठीक है। चाइना का 6वां मून मिशन था, ठीक है, चांद पर 6ठा मून मिशन था। और अगर हम बात करें तो ये फार साइड, ठीक है, चांद के मतलब बने चांद के दूर वाले हिस्से में, सुदूर हिस्से में ये इसका 2nd मिशन था, ठीक है। और 2019 में जो चाइना है वो पहली कंट्री थी, वो पहला देश था, ठीक है, जो उसने कि चाइना के फार साइड हिस्से में अपने लैंडर को लैंड करा था। ये हमारी बात हो गई। इंपॉर्टेंट सारे के सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, ठीक है। अगर हम बात करें कि जो चाइना है, ठीक है, चाइना और साथ में यूएसए, ये दोनों ये चाह रहे हैं कि 2030 तक ये चांद पर एस्ट्रोनॉट को, मतलब कि एक साइंटिस्ट को, इंसान को भेजने की फिराक में है। तो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स थे सारे के सारे। तो मिशन का नाम क्या है? मिशन का नाम है चैंग 6। इम्पॉर्टेंट है, आपसे पूछा जा सकता है। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इंडिया हैज़ कंट्रोल ओवर विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर अंडर इंडस वाटर ट्रीटी। यहाँ पूछा है कि सिंधु जल संधि में निम्नलिखित में से किन नदियों पर भारत का नियंत्रण है, ठीक है। इंडस वाटर ट्रीटी जो कि 1960 में साइन हुई थी, ठीक है। उसके पूछा है कि भारत का नियंत्रण कौन कौन सी नदियों के पानी पर है। क्या वो चेनाब, झेलम, इंडस है, ठीक है। क्या वो ब्यास, रवि, सतलुज है। क्या वो चेनाब, रवि, सतलुज है, या इंडस, झेलम या सतलुज है। तो इसका सही आंसर है ब्यास, रवि, सतलुज, ठीक है। ब्यास, रवि, सतलुज के जो पानी है उस पर भारत का पूरा कंट्रोल है, लेकिन जो चेनाब, झेलम, इंडस है उस पे इन सभी पानी पर पाकिस्तान का हक है, पूरा कंट्रोल है। अगर हम बात करें इंडस वाटर ट्रीटी की बात करें तो सबसे पहले ये हुआ था, ये 1960 में हुआ था। ये जो ट्रीटी है ये इंडस मतलब जो सिंधु रिवर है, साथ में और सहायक 5 नदियां हैं, ठीक है। मतलब कि सिंधु जल संधि जो है, ठीक है, हिंदी में इसको बोलेंगे सिंधु जल संधि। तो जो इंडस रिवर है साथ में उसकी 5 और नदियां हैं,
टोटल अगर हम बोलें तो 6 नदियों के पानी के बंटवारे के ऊपर बनाई हुई एक संधि है, ट्रीटी है। इंपॉर्टेंट बात ये हो गई। और कौन से 2 देशों के बीच में है? इंडिया के बीच में है और साथ में पाकिस्तान के बीच में ये संधि आती है। और ये जो संधि है इसके बीच में जो बिचौलिया था, अगर हम बिचौलिया की बात करें तो किसकी हेल्प से ये संधि, ये ट्रीटी साइन करी गई थी? तो वो था वर्ल्ड बैंक। ठीक है, तो वर्ल्ड बैंक की सहायता से यह ट्रीटी जो है साइन करी गई थी। ठीक है, इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए। ठीक है, और अगर हम साथ में बात करें कि ये हमने ये क्वेश्चन बनाया क्यों है? क्वेश्चन इसलिए बनाया है क्योंकि न्यूज़ में आ रखा है कि इंडिया के और जो पाकिस्तान के जो डेलीगेशंस हैं, ठीक है, इंडिया के और पाकिस्तान के जो डेलीगेशन हैं वो जम्मू कश्मीर में पहुंच चुके हैं। ठीक है, किसके लिए पहुंच चुके हैं? इंडस वाटर ट्रीटी के इंस्पेक्शन के लिए, मतलब सिंधु जल संधि के इंस्पेक्शन के लिए। क्या इसको सही तरीके से चलाया जा रहा है, कहीं कोई दिक्कत तो नहीं है, तो उस चीज़ का इंस्पेक्शन करने के लिए यहाँ के डेलीगेशन जो है वो पहुँच चुके हैं। ठीक है, तो हमारे लिए हमें याद रखना है कि भारत कौन सी नदियों पर उसका नियंत्रण है? तो भारत का है ब्यास, रवि और सतलुज। और पाकिस्तान की बात करेंगे तो चेनाब, झेलम और सतलुज नदियों पर। ठीक है, अगर हम ये बोलें कि जितना भी पानी है इन सभी नदियों में से तो 20% जो पानी है वही केवल इंडिया के हिस्से में आता है और 80% की बात करें तो वो पाकिस्तान के हिस्से में ये पानी जाता है। चलिए, इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, अगर हम मैप में बना के भी देख लेते हैं तो अगर हम मैप में बनाते हैं तो मैप में आपका बनेगा कि इस टाइप का, मान लो ये ऊपर का हमारा जम्मू कश्मीर है। ठीक है, यहाँ से अगर बात करते हैं तो यहाँ से आपकी जाती है इंडस। ठीक है, ये आपकी इंडस मतलब कि सिंधु नदी है। ठीक है, 1 मिनट। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है कि इंडस, झेलम और चेनाब ये जो नदियाँ हैं इस पे कंट्रोल है पाकिस्तान का, मतलब कि जो सिंधु, झेलम, चेनाब जो नदियाँ हैं उन पर कंट्रोल है पाकिस्तान का। रवि, ब्यास और सतलुज पर कंट्रोल है हमारे भारत और इंडिया का। तो इम्पॉर्टेंट था इंडस वाटर ट्रीटी, मतलब कि सिंधु जल संधि के बारे में पहले भी क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, अब न्यूज़ में है तो अभी भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अब यहाँ पर क्या बोला है कि विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ पावर टू ऑल्टर द नेम ऑफ द स्टेट। यहाँ पूछा है कि निम्नलिखित में से किसके पास राज्य का नाम बदलने की शक्ति है। ठीक है, क्या किसी भी राज्य का नाम राष्ट्रपति बदल सकता है? क्या संसद बदल सकता है? क्या प्रधानमंत्री बदल सकता है? या फिर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, मतलब कि भारत के मुख्य न्यायाधीश। ठीक है, यहाँ पे किसी भी राज्य के नाम को बदलने की बात बोली गई है। तो इसकी जो पावर है, शक्ति है, वो होती है पार्लियामेंट के पास, कि जो पार्लियामेंट है वो किसी भी राज्य का नाम बदल सकता है। अब ये न्यूज़ में था क्योंकि जो न्यूज़ है उसमें क्या बोला है कि जो केरला हाउस है ना, केरला हाउस ने एक मोशन पास करा है। वो ये चाहते हैं कि जो केरल का जो नाम है, केरल के नाम को बदलकर वो चाह रहे हैं कि वो केरलम हो जाए। ठीक है, केरल से केरलम को नाम बदलने की बात वो छेड़ रहे हैं। अब यहाँ पे होगी हमारी न्यूज़। अब हम पढ़ते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न, कि अगर संवैधानिक अगर प्रावधान बोलें तो इसमें कौन कौन से प्रावधान आते हैं। तो संवैधानिक रूप से ये बोला गया है, कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविज़न में बोला गया है कि जो हमारा संसद है, जो पार्लियामेंट है, उसके पास ये पावर होती है कि वो किसी भी राज्य का नाम चेंज कर सकता है। और उसके अंदर आता है आर्टिकल 3 के अंदर कि जो हमारा जो आर्टिकल 3 है उसके अंदर ये बोला गया है संविधान में कि किसी भी राज्य का नाम जो है वो ऑल्टर कर सकता है, और उसकी पावर है पार्लियामेंट, मतलब कि संसद के पास। साथ में चाहे वो राज्य की बाउंड्री हो, ठीक है, राज्य की बाउंड्री हो और कोई भी ऑल्टर करना हो, कुछ भी का नाम चेंज करना हो, वो सारा का सारा आपके अनुच्छेद 3 के अंदर ही आता है। ये संविधान में बोला गया है। अब इस चीज़ को करने के लिए जो स्टेट लेजिस्लेचर है, ठीक है, जो राज्य का जो लेजिस्लेचर होता है वो क्या करेगा, एक प्रपोजल पास करेगा और वो अपना ये बोलेगा कि देखिए, वो सेंट्रल गवर्नमेंट को बोलेगा, जो केंद्र सरकार है उसको ये बताएगा कि हम ये चाह रहे हैं कि हमारा नाम, हमारे राज्य का नाम चेंज कर दिया जाए। ठीक है, अब इसी चीज़ को पार्लियामेंट जो है, अब मानो सेंट्रल गवर्नमेंट से बोल दिया, केंद्र सरकार से बोल दिया, उसके बाद इस चीज़ को पार्लियामेंट में प्रपोज करने के लिए, प्रेजेंट करने के लिए, करने के लिए प्रेसिडेंट जो है, हमारे जो राष्ट्रपति हैं, उनका जो रिकमेंडेशन है वो हमें पहले चाहिए होता है। ठीक है, तो प्रेसिडेंट का रिकमेंडेशन चाहिए इन सभी चीज़ों को करने के लिए। ये इम्पॉर्टेंट है कि कैसे किस
किसी भी राज्य का नाम चेंज किया जा सकता है। अब मानो अब इसमें प्रोसीजर क्या होता है, किस तरीके से है कि किसी भी राज्य का नाम चेंज होगा तो उसके लिए जो जैसे हमारी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स है, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स से एनओसी लेना पड़ेगा। साथ में रेलवेज जो है, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे है, इंटेलिजेंस ब्यूरो है, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट है, ठीक है, सर्वे ऑफ इंडिया है, रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया, इन सब से एनओसी लेना होता है। उसके बाद जाके किसी भी राज्य का नाम चेंज होता है, ठीक है, नाम चेंज होता है। अब ऐसा क्यों है, क्योंकि देखिए, क्योंकि यहाँ पर जो भी मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे है, पोस्ट है, इन सबको जब काम करेंगे तो उनको चेंज करना पड़ेगा। जैसे केरल वो पहले सर्टिफाई करते थे, दिखाते थे कि यहाँ पर केरल दिखाते थे, लेकिन अब वो क्या दिखाएंगे कि केरल का नाम चेंज करके केरलम दिखाएंगे। तो इन सभी डिपार्टमेंट्स को से पूछना पड़ेगा, एनओसी लेना पड़ेगा। तो इम्पॉर्टेंट है कि राज्य का नाम बदलने की पावर किसके पास होती है, पार्लियामेंट के पास है। आर्टिकल 3 मतलब कि अनुच्छेद 3 में है, ठीक है। जो स्टेट है वो सेंट्रल गवर्नमेंट को बताएगा कि हमें नाम चेंज करना है, और प्रेसिडेंट का पहले से ही हम लोगों को रिकमेंडेशन चाहिए होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज ज्वाइन नाटो रिसेंटली। अब देखिए ये जो क्वेश्चन है ये वही जो हमने फर्स्ट क्वेश्चन करा है, जहाँ पे कि हम लोगों ने नाटो के चीफ के बारे में बात करी, उसी से बनाया गया है, क्योंकि बड़ी खबर है नाटो के चीफ की। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि रिसेंटली नाटो को, ठीक है, नाटो को कौन से देश ने अभी उसका सदस्य बना है। क्या वो फिनलैंड है, क्या वो स्वीडन है, क्या वो अल्बानिया है, या फिर वो नॉर्थ मैसेडोनिया मतलब कि उत्तरी मैसेडोनिया है। तो उसका सही आंसर है स्वीडन, कि जो स्वीडन है अभी अभी 2024 में नाटो का नया मेंबर बना है। अगर फिनलैंड की बात करें तो ये 2023 में बना था, ठीक है। और अगर अल्बानिया की बात करें तो ये बना था 2009 में। अगर नॉर्थ मैसेडोनिया की बात करें तो ये बना था 2020 में। आपसे इस तरीके क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। और पूरे जो कुल सदस्य हैं नाटो में वो कितने हैं, वो हैं 32। और आपको पता है आर्टिकल 5 हमें नाटो का याद रखना चाहिए। तो ये इंपॉर्टेंट था, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस तरह के क्वेश्चन पहले भी आ चुके हैं, पूछे जा चुके हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हु इज़ इलेक्टेड एज अ स्पीकर ऑफ लोकसभा बाय वॉइस वोट। यहाँ बोला है कि ध्वनि मत से लोकसभा का अध्यक्ष किसे चुन लिया गया है, ठीक है। कौन सी लोकसभा, जो 18वीं हमारी जो लोकसभा है वहाँ पर जो स्पीकर का चुनाव हो गया है। तो बोला है कि कौन स्पीकर बना है, क्या बलराम झक्कर बने हैं, या फिर प्रमीला बिश्नोई बने हैं, या फिर ओम बिरला ही बन गए हैं, या फिर वेंकैया नायडू बने हैं। तो इसका सही आंसर है कि ओम बिरला जी को दोबारा से, क्योंकि आपको पता है कि 70वीं लोकसभा थी उसके भी स्पीकर कौन थे, ओम बिरला जी थे। अब 18वीं लोकसभा में भी इनको दोबारा से स्पीकर का पद दे दिया गया है। अब ये जो ओम बिरला जी हैं ये वो स्पीकर हैं जिन्होंने ओल्ड पार्लियामेंट, जो हमारी पुरानी पार्लियामेंट से ये शिफ्ट होकर नई पार्लियामेंट में गए हैं। अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि ऐसा भारत का कौन सा स्पीकर है, कौन सा अध्यक्ष है जो कि पहले जो स्पीकर था वो पुरानी पार्लियामेंट में था, उसके बाद वो तुरंत बाद नए पार्लियामेंट में गया है, तो वो है ओम बिरला जी। और साथ में ये ओम बिरला जी ने यही बोला था कि जो एक उड़िया के, ठीक है, उड़िया स्पीकिंग एक एमपी थे हमारा, मतलब कि ऐसे एमपी जिनको कि उड़िया ही बोलनी आती थी, तो उनका भी ट्रांसलेटर इन्होंने ट्रांसलेशन करवाया था। तो इनके लिए 2 उपलब्धियाँ हैं, ठीक है। अब वो कौन थे, वो थे प्रमीला बिश्नोई जी, ये उड़ीसा से बिलोंग करते हैं, ठीक है, उड़ीसा से बिलोंग करते हैं। तो इनको ट्रांसलेशन करवाया था इनका हिंदी टू उड़िया, ठीक है, ये ट्रांसलेशन करवाया था। तो इम्पॉर्टेंट बात है। और साथ में ये वो स्पीकर हैं जिन्होंने कि लगातार दूसरी टर्म में ये स्पीकर मतलब कि अध्यक्ष का पद संभाला है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि 18वीं लोकसभा में नए स्पीकर कौन बने हैं, तो वो हैं ओम बिरला। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इंडिया साउदर्न मोस्ट पॉइंट, यहाँ पर ये बोला है कि भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु कौन सा है, ठीक है। क्या वो ग्रेट निकोबार है, क्या वो कन्याकुमारी है, क्या वो इंदिरा पॉइंट है, या फिर इनमें से कोई भी नहीं है, ठीक है। इंडिया का पूछा है सबसे दक्षिणी पॉइंट, तो वो है आपका इंदिरा पॉइंट, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। भारत का सबसे दक्षिणी पॉइंट है इंदिरा पॉइंट। अब यहाँ पर ये खबरों में था क्योंकि जो हमारे ट्राइबल अफेयर मिनिस्टर हैं, ठीक है,
ट्राइबल अफेयर मिनिस्टर हैं, उन्होंने 72,000 करोड़ का एक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट को मंजूरी दी है। ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट जो कि ग्रेट निकोबार में होगा। ठीक है, ग्रेट निकोबार के इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट को मंजूरी दी है। अब यहाँ पर इस प्रोजेक्ट में क्या क्या होगा, इस प्रोजेक्ट में यहाँ पर एक पोर्ट बन सकता है, जैसे कि ट्रांसशिपमेंट पोर्ट बन सकता है, एयरपोर्ट बनेगा। ठीक है, सोलर बेस पावर प्लांट्स बनेंगे, मतलब कि पूरे के पूरे आइलैंड को डेवलप करने की बात बोल रहे हैं। लेकिन यहाँ पर जो हमारे एनवायरमेंटलिस्ट हैं, उनका ये कहना है कि यहाँ पे हजारों लाखों पेड़ों की कटिंग हो जाए, मतलब पेड़ों को काट दिया जाएगा। ठीक है, डिस्ट्रॉय कर दिया जाएगा। साथ में जो भी यहाँ पर जो ट्राइब्स या जनजाति रह रही हैं, उनको भी प्रॉब्लम होगी। तो इसी चीज़ को लेके ये खबर थी, बहुत ज़्यादा न्यूज़ में था। ठीक है, तो यहाँ पर ये क्वेश्चन आपके लिए बनता है कि जो हमारा जो ग्रेट निकोबार है, ठीक है, उसके बारे में क्वेश्चन बनता है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इंडिया का जो साउदर्न मोस्ट पॉइंट है, ठीक है, वो कौन सा है, तो वो है आपका इंदिरा पॉइंट। अगर इंदिरा पॉइंट की बात करें, तो वो जो ग्रेट निकोबार है, ठीक है, जैसे हमारी इंडिया है, ठीक है, यहाँ पर आपका अंडमान निकोबार आता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका ग्रेट निकोबार आता है। तो ग्रेट निकोबार से भी साउथ में 150 किलोमीटर दक्षिण में ये इंदिरा पॉइंट पड़ता है। इम्पॉर्टेंट हो गया ये हमारे लिए। ठीक है, ये इम्पॉर्टेंट है। और ग्रेट निकोबार की अगर हम ग्रेट निकोबार की बात करें, तो जो ग्रेट निकोबार है, जो अंडमान निकोबार आइलैंड का सबसे साउदर्न, सबसे दक्षिणी जो द्वीप है, वो आपका ग्रेट निकोबार है। अगर क्वेश्चन में ये पूछा जाता है कि अंडमान निकोबार का सबसे दक्षिणी द्वीप कौन सा है, तो वो आपका आंसर आएगा ग्रेट निकोबार। लेकिन अगर आपसे भारत का साउदर्न मोस्ट पॉइंट पूछा जाता है, तो वो आपका आएगा इंदिरा पॉइंट। ठीक है, और अगर आपसे ग्रेट निकोबार से ये पूछे कि इंदिरा पॉइंट कितनी दूर है, तो वो है 150 किलोमीटर है। चलिए, ये इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और साथ में अगर शोम्पेन ट्राइब की अगर हम बात करें, ठीक है, शोम्पेन ट्राइब की अगर हम बात करें, तो वो भी ग्रेट निकोबार में पाई जाती है। ठीक है, शोम्पेन ट्राइब हो गई और निकोबारीज ट्राइब हो गई, ये सारी। ठीक है, अब तो शोम्पेन ट्राइब की जो ट्रिक है, ठीक है, वो भी हम लोगों ने आपको पढ़ा रखी है। आप जाके हमारे प्लेलिस्ट में उसको देख सकते हैं, ट्रिक्स वाली वीडियो में। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि अरेंज द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ कार्बन अकॉर्डिंग टू देयर कार्बन कंटेंट। यहाँ बोला है कि निम्नलिखित प्रकार के कार्बन को उनकी कार्बन मात्रा के अनुसार व्यवस्थित करें। ठीक है, मतलब ये बोला है कि कौन कौन सी, देखो 4 टाइप के कार्बन हमारे भारत में पाए जाते हैं। ठीक है, तो उसमें बोला है कि किस किस कार्बन में, जैसे कि एंथ्रेसाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट, सब बिटुमिनस, ये सारे कॉल हैं। उसमें बोला है कि कार्बन की मात्रा के हिसाब से उसको लगाइए। क्या सबसे ज़्यादा एंथ्रेसाइट में पाया जाता है, बिटुमिनस में, सब बिटुमिनस में, लिग्नाइट में, क्या फिर बिटुमिनस, सब बिटुमिनस, एंथ्रेसाइट, लिग्नाइट, एंथ्रेसाइट, लिग्नाइट, सब बिटुमिनस, बिटुमिनस, लिग्नाइट, एंथ्रेसाइट, बिटुमिनस, या फिर सब बिटुमिनस। तो इसका सही आंसर है ए, कि सबसे ज़्यादा जो कार्बन का जो कंटेंट है वो एंथ्रेसाइट में पाया जाता है, उसके बाद बिटुमिनस में, फिर सब बिटुमिनस में, फिर लिग्नाइट में। और जिस कार्बन में सबसे ज़्यादा कार्बन पाया जाता है, वही सबसे अच्छा कार्बन होता है। अब जो एंथ्रेसाइट है, अगर हम बोलें एंथ्रेसाइट जो है वो इंडिया में, भारत में वो केवल जम्मू कश्मीर में पाया जाता है। ठीक है, तो इसीलिए हमें बहुत सारा जो कोयला है वो हमें बाहर से भी इम्पोर्ट करना पड़ता है। अब खबर क्या थी, खबर ये थी एक स्टडी के अनुसार, ठीक है, एक स्टडी में ये बताया गया है कि जो लोग कोल माइनिंग में, ठीक है, कोल माइनिंग में ज़्यादा काम करते हैं, बहुत ज़्यादा काम करते हैं, तो उनको ये खतरा रहता है कि उनको सांस की बीमारी, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम, स्किन डिसीजेज, फंगल इन्फेक्शन, ये सभी होने का इनको खतरा रहता है। ठीक है, ये सभी होने का खतरा है। अगर हम बात करें कि भारत के कौन कौन से ऐसे ज़िले हैं जहाँ पर कि ज़्यादातर कोल माइनिंग करी जाती है, ठीक है, मतलब कोयले का खनन करा जाता है, तो वो होगा आपका कोरिया, ठीक है, कोरिया और रायगढ़ जो कि छत्तीसगढ़ में पड़ता है, ये हो गया। साथ में है धनबाद, ठीक है, धनबाद है, और रामगढ़ है, ये आपका झारखंड में पड़ता है। साथ में अंगुल, ठीक है, अंगुल और जाजपुर, ये पड़ता है आपका उड़ीसा में। ठीक है, तो धनबाद, ये रायगढ़ है, ये रामगढ़ है।
ये आपसे पूछ लेते हैं कभी कभी धनबाद कहाँ है, तो धनबाद झारखंड में है, कोरिया छत्तीसगढ़ में। तो ये वो एरियाज़ हैं जहाँ पर कि ज़्यादातर कोल माइनिंग करी जाती है। तो इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए, हमसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है क्योंकि खबरों में बहुत ज़्यादा छाया हुआ है कि कभी भी कोई भी स्टडी करी जाती है ना तो उस पर हमें ध्यान देना होता है। साथ में अगर हम बात करें कि भारत में जो 70% जो कोल है, जो कोयला है, वो कहाँ से आता है, 70% कोल जो होता है वो कहाँ से आता है, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल और मध्य प्रदेश। ये आपके 5 राज्य हैं जहाँ से 70% कोयला मिलता है हमें। ठीक है, इम्पॉर्टेंट है। ये थे हमारे 8 क्वेश्चन। अगर आपको इनमें से कोई भी डाउट है तो बेझिझक आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आपको कुछ समझ में नहीं आया है तो आप पूछ सकते हैं, आपको आपके क्वेश्चन का जवाब मिलेगा। और वीडियो कैसी लगी ये भी बताइए आप हमें। वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए, अपने दोस्तों से भी करवाइए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैप्पी लर्निंग।